चलिए ठीक है। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज आइडल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। सो आइडल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस, ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से अब समझ गए होंगे। हमसे इसको दोबारा रिवाइज पर्पज से हम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो So, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला लेते हैं आइडल। ये आइडल कहाँ से आएगा? कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बिल्कुल माइंड ओपन करके रखना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं माइंड पे स्ट्रेस देना है आपको। एकदम बिल्कुल कहानी की तरह देखिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताइए इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए आइसोथर्मल का अगर हम देखते हैं, प्लीज पैरेलली आप नोट डाउन करते जाना, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आप ऑलरेडी हम अच्छे से समझा चुके हैं, थोड़ा सा आप डिस्कशन कर लेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये जो ऊपर की ओर होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम V1 है, इसलिए 1 से 2 जा रहा है, तो V1 इक्वल टू V2 हो गया। ये सपोज 1 से 2 यहां से जाता है, तो ये प्रोसेस ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगेन V1 इक्वल टू V2, बोथ आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। लेकिन ये वाला दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉल्यूम सेम रहते हुए, ध्यान दीजिए, देखिए क्या है इसका, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो PV इक्वल टू MRT क्या होता है? वो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। जैसे ही V कांस्टेंट हो गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, या हम ये लिख सकते हैं P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं P1 T1 इक्वल टू P2 T2, लिख सकते हैं या नहीं? या हम इसको क्या लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप बताइए 1 से 2 ये जो प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, 1 से 2 जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ का प्रेशर क्या है, P1 है और यहाँ का P2 है, तो क्या हो जाएगा? P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, हमको पता चल गया चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जब हीट एडिशन होता है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सिमिलर फैशन में आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा होगा। टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब है कि इसका इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हीट कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट
रिजेक्शन प्रोसेस। नोमेनक्लेचर हो गया, नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ में किसी को डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये सब जब साइकिल में पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी कि सर ये किसमें हीट एडिशन हो रहा है या किसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ से समझ रहा है, चलिए ठीक है। अगर इसको आप समझ गए हैं प्लीज नोट इट डाउन। हम जा रहे हैं दूसरे प्रोसेस पे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो अगर हम इसको देखते हैं, हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये जो हो जाएगा पीच एंड वॉल्यूम, ये दो प्रोसेस है, कौन सा है, ये हो गया 1 से 2 यहाँ से इधर, या ये हो गया 1 से 2, दोनों प्रोसेस है। ये हो गया P इक्वल टू P1 इक्वल टू P2, इसमें भी P1 इक्वल टू P2। लेकिन इस केसेस में अगर हम देखते हैं और यहाँ का वॉल्यूम देखते हैं तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, PV इक्वल टू MRT है। हमारे पास क्या मिल गया, देखिए P कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सिमिलर फैशन में V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब 1 के केसेस में V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। Therefore V1 अपॉन V2 will be equal to T1 अपॉन T2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम फिर से नामकरण करने जा रहे हैं कि इसका नाम क्या है। बताइए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, V2 इज ग्रेटर देन V1। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जैसे ही 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम तरीके से हीट एडिशन। इन द सिमिलर फैशन इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या, हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर प्रेशर होगा ना इसमें कांस्टेंट? ओ सॉरी सॉरी, माय सर मिस्टेक। कांस्टेंट प्रेशर होगा। हाँ हाँ, माय मिस्टेक, कांस्टेंट प्रेशर होगा। थैंक यू। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये सब फंडामेंटल्स है जो कि समझना चाहिए, तब आपको इंटरेस्ट जागता है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में। चलिए हम इसको मिटाएं, नेक्स्ट में जाएं। ओके, हम जा रहे हैं नेक्स्ट में। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। हम आते हैं तीसरा प्रोसेस, क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। सिमिलर फैशन में क्या होगा, आइसोथर्मल T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू MRT। देयरफॉर क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका क्या होगा आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P2 V2। अब इसमें क्या है ना, हम वो नहीं डिस्कस करेंगे कि हीट एडिशन है या हीट रिजेक्शन है, क्योंकि इसमें दोनों काम आ जाएगा, वर्क डन भी हो रहा है और हीट एडिशन भी हो रहा है। कौन किस पे ज्यादा डोमिनेंट है उसके बाद हम डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा में एडियाबेटिक प्रोसेस हम अगर लेते हैं, प्रोसेस इसका क्या होता है बताइए, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताइए PV इक्वल टू MRT, ये ध्यान रखिएगा, इसको बहुत याद रखना है आपको।
P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर टी अपॉन V। इसमें हम जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए। इसमें हम जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पीवी की जगह कितना आ जाएगा, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं तो एम आर टी अपॉन वी इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे क्या मिल गया, वी टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मिल गया। इन द सिमिलर फैशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें से हम वॉल्यूम को निकाल के इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे पी वी इक्वल टू एम आर टी है, तो वॉल्यूम को अगर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एम आर टी अपॉन पी। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो पी इंटू एम आर टी अपॉन पी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, टी टू द पावर गामा और नीचे में क्या आ जाएगा, पी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी तीन चीज आ गया है। क्या क्या आ गया देखिए, ध्यान दीजिएगा। पी भी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी भी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन आपको याद रखना है हर हाल में, और इसी फॉर्म में याद रखना है। और इसके अलावा जो बुक में पढ़े हैं प्लीज डू नॉट फॉलो। ये तो बुक में सेम रहता है और ये भी बुक में सेम रहता है। बुक में ये दिया हुआ रहता है टी टू द पावर गामा इंटू पी टू द पावर वन माइनस गामा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप सारा प्रॉब्लम करोगे ना उसमें गामा माइनस वन का जरूरत पड़ेगा। तो वन माइनस गामा को माइनस गामा माइनस वन करना, उसके बाद इंटरचेंज करना, स्टूडेंट का गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। देयरफॉर हम लोग टी टू द पावर गामा पी वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट इसको याद नहीं रख करके हम रखेंगे ध्यान में टी टू द पावर गामा एंड पी टू द पावर गामा माइनस वन। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हम बोल रहे हैं, इसी को आप रखना। कभी भी गलती नहीं होगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि इतना बार ये यूज करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको एक बार एक्सपोनेंट का माइनस लेना आप भूल जाएंगे। जैसे ही भूल गए सारा न्यूमेरिकल गया। इसमें कभी माइनस करने की जरूरत नहीं है एक्सपोनेंट में। देयरफॉर हम आपको ये रिकमेंड करें, प्लीज फॉलो इट, प्लीज फॉलो, क्योंकि इसमें गलती होने का चांस बहुत जीरो हो जाता है। और अगर इसको ऊपर लेके करोगे तो गलती चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ये हो गया इसका आइडियाबेटिक का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसमें हम लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। इसको क्या लिख सकते हैं, T1 V1 टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस वन। इसको क्या लिख सकते हैं, T1 टू द पावर गामा अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 द पावर गामा अपॉन V2 द पावर P2 द पावर हम गामा माइनस वन। प्लीज फॉलो दिस फॉर्मूला। ये मत लिखना कि T1 टू द पावर गामा इंटू P1 टू द पावर वन माइनस गामा इक्वल टू T2 द पावर P2 वन माइनस गामा, कभी नहीं। क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसको उधर ले जाना है, फिर गामा माइनस वन के टर्म में लाना है, माइनस करना होगा। वो कैलकुलेशन के दौरान मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ जाती है। देयरफॉर आप इसको फॉलो कीजिएगा, प्लीज फॉलो दिस वन। तीसरा वाला ये रिलेशन आपको हर हाल में फॉलो करना चाहिए, हम आपको यही रिकमेंड करेंगे। सो ये हो गया किसका, आइडियाबेटिक का। पांचवा में क्या था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जैसे ही हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, सिमिलर फैशन में गामा की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n, और क्या हो गया T1 V1 n इक्वल टू T2 V2 n। सिमिलरली T1 गामा n टू द पावर P1 n माइनस वन इक्वल टू T2 n अपॉन P2 n माइनस वन। अब एक
अभी जो पिछला एक को स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि ये जो है, ये बक्से में जो हम बंद कर रहे हैं, इट इज वैलिड फॉर, किसका लिए? वैलिड फॉर कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। किसके लिए? फॉर एन आइडल गैस। इन द सिमिलर मैनर, ये जो इतना सारा ये बक्से में हम बंद कर रहे हैं, इट इज अगेन वैलिड फॉर polytropic process for an ideal gas, for an ideal gas, इसको लिख लीजिएगा, an ideal gas, valid for an ideal gas. प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट है तो पूछा जाए। प्लीज डाउट हो तो पूछा जाए, अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज नोट इट डाउन इसको। हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप कुछ कुछ बोल रहे हो? सर यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सर T1V1 to the power n-1 होगा ना? ओके, हाँ हाँ, गामा माइनस वन, सॉरी, ये हाँ ये होगा, -1 हो गया, भूल गया। चलो, थैंक यू, आप लोग काफ़ी अटेंटिव ऑडियंस हो। हमने एक्चुअली इसी का कॉपी किया है, सिर्फ एन की जगह गामा हो जाएगा, गामा की जगह एन होगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज करेक्ट। अगर हो गया होगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए क्या है जो। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व नहीं करना है, आप समझिए कि कैसे सॉल्व होता है, इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट एक डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको जब सॉल्व करना होगा हम आपको देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग पढ़ लिए होंगे।
अ गैस इन पिस्टन सिलेंडर असेंबली, तो ये हो गया पिस्टन और एक सिलेंडर हमने असेंबली बना लिया। अंडर गोज एन एक्सपेंशन प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस है, फॉर विच द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन है, ये है PVN इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये PVN इक्वल टू कांस्टेंट है। द इनिशियल प्रेशर इज 3 बार एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब, यानी स्टेट 1 जो है वो दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, ये कौन सा दिया हुआ है, इसका प्रेशर दिया हुआ है, सपोज इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, तो ये P1 दिया हुआ है और वॉल्यूम V1, P1 कितना दिया हुआ है 3 बार, और V1 दिया हुआ है 0.1 मीटर क्यूब। ये स्टेट 1 फिक्स हो गया, स्टेट 1 फिक्स कर दिया, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 0.2 मीटर क्यूब, ये कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब, और ये दिया हुआ है 0.1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दोनों का फाइनल इनिशियल फिक्स है। डिटरमिन द वर्क फॉर द प्रोसेस इन किलो जूल इफ n इज इक्वल टू 1.5। अब क्या है n, देखिए वेरीड हो रहा है 0, देखिए n इज इक्वल टू कितना हो गया 0, आपका क्या क्या है n इज इक्वल टू 1.5 है, n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 0 है, तो हम पहला चूज करते हैं n इज इक्वल टू 1.5। उस केसेस में वर्क डन निकालना है, तो जब n इज इक्वल टू 1.5 होगा तो उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से गया होगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से गया होगा, यही होगा स्टेट 2। स्टेट 2 का वॉल्यूम पता है लेकिन हमें प्रेशर नहीं पता है, तो सपोज ये ऑप्शन 2A है, तो हमने इसको बोल दिया ऑप्शन स्टेट 2A, स्टेट 2A। तो स्टेट 2A का बताइए, अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, यही देगा वर्क डन। ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा वर्क होगा, वर्क फॉर किसके लिए पार्ट ए, यही होगा ना, पार्ट ए जो पूछ रहा है ये पार्ट ए का यही एरिया होगा। देयरफॉर हम जानते हैं वर्क डन कितना होता है, अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं पीडीवी से, या डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं P2V2 माइनस, चलिए ये वाला यूज करते हैं, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। तो अब बताइए P1 पता है, V1 पता है, P1 कितना है 3 बार, V1 है 0.1 मीटर क्यूब, V2 0.2 मीटर क्यूब, n पता है 1.5, लेकिन P2 नहीं पता है। तो बताइए P2 कैसे निकालेंगे, तो P2 निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन 1 से 2 तक में दिया हुआ है P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू P2 V टू द पावर n। तो P1 कितना है 3, V1 कितना है 0.1, n का वैल्यू कितना है 1.5, देयरफॉर P2 जो हो जाएगा V2 0.2 टू द पावर 1.5। जब P2 का वैल्यू आप निकालेंगे 1.06 बार आ जाएगा, तो ये 1.06 बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन हमें निकल जाएगा से 17.6 किलो जूल, 17.6 किलो जूल निकल जाएगा। अब बताइए दूसरा पार्ट, ये पार्ट ए हो गया, क्लियर हो गया। अब हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं, पार्ट बी, कौन सा, जब हमारे पास n इक्वल टू कितना है 1.1 है, यानी उस समय में कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू 1 हुआ तो प्लॉट कौन सा होगा, n इक्वल टू 1 जब हम होगा इसका प्लॉट बताइए, स्लोप ये जो पिछला जो कर्व था 1 से 2a है, उससे ऊपर होगा या नीचे होगा, कोई बता सकता है। जो 1 से ये जो स्लोप है 1 से 2a, ये 1 है और ये 2a है, तो बताइए अगला जो आएगा 2b a होगा कि a होगा 2b, कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है, कैसे आप बताओगे। तो देखिए हम जानते हैं कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसका ज्यादा n उसका ज्यादा स्लोप,
इसका n इजकल टू कितना है 1.5 है, तो अगला n कितना दिया हुआ है n इजकल टू 1 है, तो बताइए इसका जो n इजकल टू 1 होगा या इसका n इजकल टू 1 होगा। चूंकि ये स्लोप ज्यादा है देयरफॉर ये ग्रेटर देन 1.5 होगा और ये लेस देन 1.5 होगा, देयरफॉर ये वाला जो ऊपर वाला होगा कर्व वो होगा n इक्वल टू 1 पे, यानी ये कर्व इससे ऊपर ही रहेगा, कहीं यहाँ पे रहेगा 2b। अब इसका ये जो एरिया आएगा रेड कलर का हैश्ड एरिया, वो एरिया कौन सा बताएगा, एरिया अंडर द कर्व या एरिया वर्क डन, वर्क डन बाई वर्क डन फॉर द पार्ट बी हो जाएगा। अब ये बताइए क्या है, नथिंग बट आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का आप जानते हो वर्क डन, सीधे फॉर्मूला आप निकाल के लगा सकते हो कितना, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। बताइए P1 भी पता है 1 बार 3 बार, V1 पता है 0.1 मीटर क्यूब, V2 पता है 0.2 मीटर क्यूब और V1 भी पता है, तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 20.79 किलो जूल। और जैसे ही n इक्वल टू कितना पे करते हैं, 0 पे, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया बताइए, ये कर्व के और ऊपर जाएगा और ये कौन सा कर्व हो जाएगा, फ्लैट कर्व, ये वाला जो कर्व हो जाएगा वो 2c हो जाएगा, वो हो जाएगा 2c, यानी वो 2c हो जाएगा। तो वो क्या कौन सा कर्व है, सीधे ये है आइसोबारिक कर्व। आइसोबारिक में कितना होता है वर्क डन, आप सीधे लिख सकते हो वर्क डन P इंटू V2 माइनस V1, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30 किलो जूल। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, इसका क्या है 17.6, इसका 20.79 और इसका है 30 जूल। ऑब्वियसली है, देखिए ये जो ब्लैक वाला एरिया होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड वाला से, और रेड वाला ज्यादा होगा ब्लू वाले से, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व बता रहा है। सो इन दिस वे आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। सो अगर आप नोट डाउन इसको करना चाहते हैं प्रॉब्लम को तो कर सकते हैं, हालांकि हमने वर्क बुक में ढेर सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, ये बस हम डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, तो हम उस लेवल से उठा के आपको गेट लेवल तक ला के जाएंगे, जैसे कि गेट का क्वेश्चन आपको कंफर्टेबली सॉल्व हो जाए। हो गया, हम आगे बढ़े, सॉल्व कर लेंगे ये प्रॉब्लम, आगे बढ़े, प्लीज कंफर्म समवन। यस सर। ओके, थैंक यू। सो इसको आप लिख कर ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज वहीं पे स्टॉप कर देना मुझे, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए टाइप करने का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया कि टाइप करने में टाइम कंज्यूम होगा ना, तो हमने इसको पहले से ही टाइप करके रखा है, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत हो रहा है बट इट्स ओके, टाइम सेव हो रहा है। सो प्लीज रीड आउट, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, सॉल्यूशन तक प्लान बनाइए कि कैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लीज डू नॉट सॉल्व बट हैव प्लान कि अच्छा इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। वो कुछ आइडिया होना चाहिए, वो आइडिया गलत ही हो नो प्रॉब्लम, पर आइडिया होना चाहिए। तो पहला जवाब है, आपको क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आइडिया लगाइए कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी डिस्कस। सो हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल बैलून ऑफ 1 मीटर डायमीटर contains a gas at 150 kilopascal. A gas inside the balloon is heated, देखिए ध्यान दीजिएगा,
एक हमने गैस बना लिया, सॉरी बैलून बना लिया, उसके अंदर क्या है, गैस है। कितना गैस है, 150 किलो पास्कल। चलिए गैस को हम थोड़ा बाहर रख लेंगे। क्या है इनिशियली जो हम करेंगे, सपोज स्टेट 1 हम दे देते हैं, P1 कितना हो गया, 150 किलो पास्कल, और कुछ नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, शुरू में कितना था, 1 मीटर। अब इसको क्या कर दिया, हीटेड, जैसे ही हीट करेंगे तो प्रेशर बढ़ गया, तो हीट करने के बाद प्रेशर कितना हो गया, 453 किलो पास्कल। तो ये क्या बैलून है, उसको जब आप हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इसका डायमीटर D1 से कितना हो गया, D2 हो गया। लेकिन D2 कितना हुआ ये हमें नहीं पता हुआ, ये हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन रिलेशन दिया हुआ। देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द बैलून इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डायमीटर ऑफ द बैलून। यानी ये कौन सा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq, ये दिया हुआ है। तो आपको ये निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इनसाइड द बैलून। मतलब गैस जो बैलून के अंदर है, क्या गैस ने वर्क किया है या गैस पर वर्क हुआ। कैसे, हम देखेंगे, इसका बाउंड्री हम ले लेंगे। एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं। सो दिस इज द सिस्टम एंड बाय डॉटेड लाइन वी आर रिप्रेजेंटिंग, क्या होगा, बाउंड्री। अब बताओ, जैसे ये हीट हुआ, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो वो प्रेशर बाहर की ओर लगाएगा, तो ये जो बाउंड्री है वो क्या होगा, मूव कर जाएगा। और फाइनली ये बाउंड्री मूव होकर करके यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्रेशर बढ़ रहा है तो डायमीटर भी बढ़ेगा, यानी बाउंड्री क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। therefore it will be the work done by the gas inside balloon। इसीलिए पूछा गया वर्क डन बाय द गैस इनसाइड द बैलून। आप समझ गए कि वर्क डन बाय होगा, ना कि वर्क डन अपॉन। अगर ये प्रेशर घट रहा होता ठंडा के मौसम में, तो ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन द गैस। तो बताइए, हमारे पास वर्क डन है, ये एक क्लोज सिस्टम है, हम इसको क्या मान लिए हैं, क्लोज सिस्टम। हम क्या मान लेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल हो रहा है। हालांकि एक्चुअल में इरिवर्सिबल है, क्योंकि हीटिंग हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस पे, लेकिन हम मानेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे ही हमने इसको मान लिया, तो क्या हम लगा सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू PdV, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रोसेस है। 6 वो हमने प्रोसेस जो डिफाइन किया था वो प्रोसेस नहीं है, कुछ अगला प्रोसेस है, तो हमको इस लेवल, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो V1 से V2। अब बताइए, ये जो अगर इसको हम लिखते हैं, देखिए इस पे क्या दिया हुआ है, P is directly proportional to dq, therefore P will become constant into dq, constant into dq। और हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, आर को हम डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा पाई डी क्यू, और ये कैंसिल होकर के 6 आ जाएगा। देयरफॉर अगर हम डी भी कहते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई/6 इंटू 3d² और इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, πd² अपॉन 2dd। यानी हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो बाउंड्री हमने लिखा है ना, हम देखो इसीलिए हम 1 2 लिखते थे, क्योंकि अभी जो वेरिएबल है वो वॉल्यूम है, हम 1 से 2 लिखेंगे। अब हमने क्या कर दिया है, वेरिएबल को चेंज कर दिया है। किसमें कर दिया, प्रेशर के जगह हम लिख देंगे
कांस्टेंट इंटू डी क्यू, और dv के जगह हमने डिफाइन कर लिया है पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी डी। और अब क्या होगा, d1 से लेके d2 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, और कुछ बाहर आ रहा है नहीं, 2 आ जाएगा। उसके बाद d1 से d2, ये कितना हो जाएगा, d टू द पावर 5 dd। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई टाइम्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टू द पावर 6/6 होगा। इसका बाउंड्री कितना तक जाएगा, d1 से d2, यानी इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 12 कांस्टेंट इंटू डी टू द पावर 6 माइनस d1 टू द पावर 6। अब हमें क्या करना है, अगर किसी तरीके d1 पता है, d1 तो हमें पता है 1 है, d2 नहीं पता है। अगर d1 और d2 हमें पता हो जाए तो निकल जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, देखो p इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डी क्यूब। देयरफॉर क्या लिख देंगे, p1 अपॉन d1 के होल क्यू इक्वल टू कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, या 1 अभी हटा देते हैं तुम्हें समझने के लिए, एक लाइन और पीछे चलते हैं, 1 हटा देते हैं, इतना हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। देयरफॉर p हो गया, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, p1 अपॉन d1 के होल क्यू इक्वल टू p2 अपॉन d2 के होल क्यू इक्वल टू कांस्टेंट। अब बताइए, कांस्टेंट का वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन कांस्टेंट इक्वल टू कितना है, p1 अपॉन d1 क्यू। p1 हमें पता है 150 किलो पास्कल, d1 हमें पता है, d1 भी हमें पता है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, और d2 कैसे निकल जाएगा, d2 का पावर q विल बी इक्वल टू p1 अपॉन p2 इंटू d1 के पावर q। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, d2 निकल जाएगा, और इस d1 d2 को जो भी सब्स्टिट्यूट करना है तो उससे हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 314.15 किलो जूल। ये हमारा प्रॉब्लम हुआ। इसमें समझने का कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बताइए, जो कैलकुलेशन किए हैं वो क्या है, देखो प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये वर्क डन इज पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। हमने यहाँ रीजनिंग के थ्रू भी जाना था, अब यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स के थ्रू भी जाना है। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताया जाए। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो बोला जाए, नहीं तो अभी दोबारा रिकनेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो रहा है इसलिए 1 मिनट से भी कम है, तो अपने आप डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो प्लीज दोबारा कनेक्ट कीजिए, अगर डाउट है तो हम फिर से क्लियर करेंगे।